तो आज क्या पढ़ेंगे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5। ठीक है, 4 चैप्टर खत्म हो चुका है, 5वां चैप्टर है ये। ठीक है, सेल पढ़ेंगे हम लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेल या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज कौन सा कलर लें? आज लेते हैं ब्लैक कलर लेते हैं क्या? नहीं दिखाई देगा, ये वाला कलर लेते हैं। चलो ठीक है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वही सेल फंडामेंटल यूनिट है, लाइफ का भी है, फंक्शन का भी है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। कब, कहां, क्यों और कैसे डिस्कवर हुआ था। कब कहां तो नहीं जानना है, ठीक है, कब तो जानना पड़ेगा। चलो सबसे पहले ये एक प्राणी है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। हुक था ना, ह्यूक बोलते हैं, हुक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये देखो स्पेलिंग ये होगा रॉबर्ट हुक। अब जो तुमको बोलना है बोल लो, ठीक है। ये बेचारा क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप जब बना लिया तो बेचारा पगला गया। अब भटक रहा है जहां तहां। साइंटिस्ट लोग ऐसे होते हैं ना, पागल, जहां तहां भटक रहा है, जो दिख रहा है उठा ले रहा है, देख रहा है माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे भटकते 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 एक बार क्या किया, वो एक पेड़ का छाल, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉर्क बोलते हैं ना, ठीक है, पेड़ का छाल ऐसा दिखता है, देखो, है ना, उसको लिया और ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको ऐसा हनीकॉम्ब, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ता के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को, मतलब कि अलग अलग रूम है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को वो नाम दिया सेल। सेल का लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है लिटिल रूम। ठीक है, वो क्या, उसको जो है लिटिल रूम जैसा दिखा, वो ना सारा का सारा एक नया नया कंपार्टमेंट जैसा एक दिखा, छोटा 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 कंपार्टमेंट, तो उसको नाम दे दिया सेल। तो ऐसे करके हुआ सेल का डिस्कवरी। कौन किया? रॉबर्ट ह्यूक। कब किया था? 1665 में। ठीक है, वो एक ठो कॉर्क, क्या बोलते थे इसको, स्लाइस ऑफ कॉर्क को लेके वो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको पता चला एक लिटिल रूम जैसा रहता है, ठीक है, इसका नाम दे दिया वो सेल। ठीक है, समझ में आया? ये जो किया था ना, ये डेड सेल का एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कि डेड सेल का एक टाइप से ये किया था। क्या होता है डिस्कवरी उसका एग्जैक्टली 9 साल के बाद, है ना, 1674 में एंटनी वैन लेवेनहुक, ठीक है, ये प्राणी किया था डिस्कवरी, फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये था प्राणी, ठीक है, ये फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, उसके बाद आया था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये प्राणी, नाम याद रखना, ये सबका नाम से क्वेश्चन आता डायरेक्ट, ज्यादा डिटेल्स में पूछेगा नहीं, सिंपल सा, कौन डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये था वो, क्या नाम था इसका, रॉबर्ट ब्राउन, जो कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, है ना, सेल के सेंटर में था न्यूक्लियस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज के बारे में, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर था स्लेडन एंड साउन। ये दो जो थे, जो सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, ये जो प्राणी था, बॉटनिस्ट था, ये जो बोला था कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं सबके सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये बोला था जितने भी एनिमल है सबके सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब दोनों मिलके यही क्या बोल रहे, क्या ये सब जो सोच जो कर रहा था, ये बोला नहीं ऐसा होता, वो बोला नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, जो भी बोला जैसा भी बोला, फाइनली दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए। फिर एक और प्राणी आया, ठीक है, ये प्राणी है ना, जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, ये बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये फिर पगला गया, ई का है भाई, ओमनी सेलुला ई सेलुला है, तो फिर पगला गया, समझ में नहीं आया उसको। तब उसको फिर ये ट्रांसलेट किया और बोला, सेड सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं सब के सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलते हैं। ठीक है, वो कहीं से नया नहीं बनते हैं। ठीक है, पहले से जो सेल्स है उन्हीं के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, चलो, ये पंखा स्लो हो गया क्या? लाइट जाना पड़ेगा लगता है। 1 मिनट ना, 1 मिनट। गोलो, गोलो, लाइट ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दे,
खाली ऑन कर दे। हाँ, पिछले बार पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही लाइट चला गया था, और बैटरी का कनेक्शन ऐसा है कि लाइट जाने से सब का सब ऑन ऑफ हो जाता है। तो इस बार लाइट ऑफ करके मैंने ट्राई किया, बट बीच में ही ये वोल्टेज वगैरह कम होने का दिख जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया, समझ में आया? इतना समझ में आया किसने क्या इन्वेंट किया था, क्या डिस्कवरी किया था? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल ओके, ठीक है, चलो। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या था, है ना? सेल थ्योरी में क्या था? स्टडी ऑफ सेल। अच्छा, ये सेल को पढ़ने को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। जो भी सेल का स्टडी करता है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल थ्योरी में बोला गया था सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन है सेल का, याद रखना, ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? स्ट्रक्चर भी सबसे पहले सेल से ही शुरू होता है, और फंडामेंटल की फंक्शन भी जो भी होता है सबसे पहले सेल से ही शुरू होता है, ठीक है? दूसरा था ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो वर्चू जी ने बोला था, ई सेलुलर ओमनी सेलुलर, ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये किसने बोला था? स्लेडन एंड सॉन ने, ठीक है? ये दोनों ने बोला था। ये तीन ठो याद रखना, ये पहला डेफिनेशन, दूसरा किसने बोला था? वर्चू जी ने, और ये स्लेडन एंड सॉन ने बोला था। ये तीन ठो है सेल थ्योरी, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। देखो, सेल्स मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेलुलर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, मतलब कि एक ही सेल में उनका सारा काम होता है, ठीक है? और एक होता है तुम लोगों का मल्टी सेलुलर, ठीक है? जैसे कि हम लोग जितने भी हैं मतलब कि उसमें अलग अलग बहुत सारे इनफाइनाइट सेल्स बोल सकते हो, ठीक है? सेल्स है, उनसे मिलके बनते हैं तुम्हारा, सेल से मिलके बनते क्या बनते थे यार? टिश्यूज। टिश्यू से फिर बनेंगे ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ऐसा करके दो पार्ट में स्पेशली याद रखना, सेल्स को दो सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो ओनली वन सेल कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल रहता है जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाया रहता है, ठीक है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल रहेगा, समझ लेना, ठीक है? मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है? सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, अकेला एक ही सेल रहता है जो सारा का सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आगे पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इतना मतलब जान लो, कुछ फिक्स्ड सेल्स होंगे, सब सेल्स का अलग अलग काम होता है, बहुत सारे सेल्स रहेंगे, अलग अलग काम रहेंगे, ठीक है? मान लो एक ग्रुप ऑफ सेल रहेंगे, ठीक है? उनको एक काम दे दिया जाएगा, बाबा तुम एक काम करो, एक्सक्रीशन का काम करो। एक ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, उसको दे दिया जाएगा, भाई तुम एक काम करो, रेस्पिरेशन का काम करो। एक ग्रुप ऑफ सेल दे दिया रहेगा, तुम डाइजेशन का काम करो। ऐसा करके अलग अलग सेल को अलग अलग ग्रुप में बांट के पूरा का पूरा उनको दे दिया जाता है टास्क। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है? जैसे कि 10 करोड़ सेल को बोल दिए हैं, जाओ तुम एक टिश्यू बनाओ, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाओ, उसको तुम ये काम करो, ऐसा ऐसा करके अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ यूनिसेलुलर के, एमेबा, ठीक है? क्लैमिडोमोनस, ठीक है? पारामेसियम, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर से, ठीक है? मल्टीसेलुलर्स सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एल्गी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है? उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है? बट उनके अंदर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कंपोनेंट्स बोल सकते हो या फिर सेल और ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो, वो सब सेम ही रहते हैं, ठीक है? चलो, ये है तुम लोगों का स्मूथ मसल सेल। मसल सेल है, स्मूथ रहता है बोल दिया है, और क्या? ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं, नर्व सेल्स देखो ऐसे झाड़ियाँ निकले रहेंगे उसमें, ये होता है तुम लोग का नर्व सेल्स, बोन सेल्स, ठीक है? फैट सेल्स, और ये दोनों को स्पेशली याद रखना, ये होता है स्पर्म सेल, ये होता है ओवम। क्यों याद रखना? क्योंकि सबसे छोटा सेल जो होता है हम लोग का बॉडी में वो होता है स्पर्म सेल, और वो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में ही पाया जाता है, फीमेल बॉडी में नहीं पाया जाता है, ठीक है? और सबसे बड़ा सेल जो होता है हम लोग के बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ओव्यूम,
ठीक है। अब वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में ही पाया जाता है, मेल बॉडी में नहीं पाया जाता है। इन दोनों को चीज को याद रखना। क्या क्या? सबसे छोटा होता है स्पर्म और सबसे बड़ा होता है ओव्यूम। सबसे छोटा वाला स्पर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में पाया जाता है, और ओव्यूम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गया हम लोग का बॉडी का। अब हमारे बॉडी के बाहर क्या क्या होते हैं देख लो। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया ही है समझ लो। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का अंडा देखियो, मुर्गी का अंडा नहीं, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जो बोल सकते हो पक्षी। ठीक है, उसका एग जो होता है, पूरा का पूरा एग जो है वो एक सेल है। ठीक है, नॉर्मली खाली आपको आप सेल देख नहीं सकते, बट ऑस्ट्रिच का अंडा एक सेल ही है। ठीक है, पूरा का पूरा सेल का ही काम करता है वो। अब वो है सबसे बड़ा सेल। याद रखना ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सेल क्या चीज से बना होता है? देखो वैसे तो बोला जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे चीज रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बहुत सारी चीज रहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ देखते हैं। अ सेल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल के अंदर में जो जो रहते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑल सेल्स हैव सेम ऑर्गेनेल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। जैसे कि मैंने बताया सेल ऑर्गेनेल्स जो है ना, सेल ऑर्गेनेल्स में और भी बहुत सारी चीजें रहती है। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके साथ साथ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये सब भी जो है ये सेल मेम्ब्रेन के मतलब ये सेल ऑर्गेनेल्स के अंडर में नहीं आते हैं, बट फिर भी ये सबसे मिलकर भी बना होता है सेल। ठीक है, तो मेनली बोल सकते हो सेल ऑर्गेनेल से बना हुआ है सेल। ठीक है, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, जो सेल के अंदर में है वो उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। जो भी कंपोनेंट सेल के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और बोला है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो भाई सेल का, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी होता है। अभी हम लोगों ने देखा अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सेल का, बट सबके अंदर का सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं सब सेम ही रहते हैं, कोई अलग नहीं मिलेगा किसी को। ऐसा नहीं है कि ये जो सेल है इसमें तुम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें तुम लोगों को लाइसोसोम मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब में सारा का सारा कंपोनेंट रहेगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं सेल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये हैं सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, खाली देख लो, अभी पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा, एक एक टॉपिक, एक एक सेल ऑर्गेनेल, एक एक कंपोनेंट, सबको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहेगा जो सेल को चारों तरफ से घेर के रखता है। ठीक है, सेल वॉल रहेगा, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, वो उस सेल वॉल के भी, सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर में रहता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड रहता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सब सेल का कंपोनेंट बोल सकते, सबके सब सेल का कंपोनेंट्स है, बट ये थोड़ा बाहर रहते हैं। ठीक है, तो इनको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, कहीं अगर बुक वगैरह में देख भी लो तो फिर भी एक बार आप नेट से सर्च मार के देख लेना, ये सब जो है सेल ऑर्गेनेल्स के अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में रहेगा, कहीं सेंटर में रहता है, कहीं साइड में भी रहता है, जरूरी नहीं सेंटर में ही रहेगा, बट सेंटर ऑफ द सेल भी बोल सकते हो इसको, या फिर क्या बोलते हैं, क्या सेंटर बोलते थे यार, मेन सेंटर ऐसे कुछ बोलते हैं, देखेंगे आगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्गी अपरेटस रहता है, तुम्हारा लाइसोसोम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, प्लास्टेट्स रहेगा, वैक्यूल्स रहेगा। ये सारे के सारे तुम्हारे सेल कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, थिन डेलिकेट लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, मतलब कि आउटर मोस्ट कवरिंग देख लो, ये जो है ना, मान लो सेल है, ठीक है, जैसा रफ टाइप का है, अंदर में कुछ भी है, ये आउटर मोस्ट जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, छुप गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, ये है तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका फंक्शन वगैरह बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। अब उससे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ डिफरेंट है जो कि इसमें काम आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, और ये एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, कुछ भी होगा, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, लाइक दिस। कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझते हो? लाइक तुम लोगों के पास एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक मान लो पानी का घड़ा है ना,
इसमें सेल को डाल दोगे तुम लोग, इसमें एक सेल डाल दियो, ठीक है, पानी पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, तो सेल जो है उसमें पानी कम है और इधर पानी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए, पानी का, ठीक है, मतलब कि पानी कहाँ ज्यादा है, ये है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, तो ये पानी क्या होगा ना, सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर ही जो भी मॉलिक्यूल्स को जाना है, मॉलिक्यूल्स मान लो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इस तरफ चला जाएगा, जो ज्यादा है, लाइक जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा, है ना। तो ये होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में शिफ्ट करना। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें कैसे कैसे काम करता है, बट सिंपल सा बात इतना जान लो अभी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो डिफरेंस है उसको समझ लो। डिफ्यूजन मतलब होता है सिंपल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, कहीं भी कैसा भी सिचुएशन में जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे डिफ्यूजन। वो क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, वो सेल में भी होता है, बाहर में भी होता है, हम लोग का नेचर में भी होता है, हम लोग के ग्लास में भी होगा, सब जगह होगा, ठीक है। ये होता है तुम लोगों का डिफ्यूजन, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में परफॉर्म होता है, ठीक है। फिर आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद रखना, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होगा या फिर ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाहर में भी होता है, ठीक है, वैसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह उसमें लगा दो, वहां पे भी होगा, बट उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। स्पेशली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी में या फिर ह्यूमन सेल में या फिर किसी भी सेल में, प्लांट सेल में, किसी भी सेल में कैसे होता है। सिंपल सा मूवमेंट होगा, वाटर जो है इनटू द सेल में होगा और आउट ऑफ द सेल में होगा, और वो पार करेगा किसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको पार करेगा तभी उसको ऑस्मोसिस बोला जाएगा, नहीं तो वो डिफ्यूजन के अंडर में आ जाएगा। अगर वाटर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, ठीक है, तब ही जाके वो ऑस्मोसिस के अंडर में आएगा, नहीं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाएगा। समझ में आया? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मेन डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस तभी कहलाएगा जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा और वो वाटर होगा, सॉलिड और गैस नहीं होता, वो याद रखना, ठीक है। देखो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है ऑस्मोसिस का, ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर इधर जा रहे हैं, है ना। तो समझ में आया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर वन थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी बोल रहा था क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी भी आएगा, सेमी का मतलब होता है कुछ तरह से, मतलब कि आधा मना कर रहा है आधा ला रहा है एक टाइप से, ठीक है, उसका सेमी भी आएगा, वो नॉर्मल केसेस में यूज करते हैं, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, बट ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के अंडर में आता है। कौन सा? हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं, सेमी क्यों बोलते हैं? सेमी का मतलब होता है कुछ लोगों को जाने देगा, मतलब कि ये ना नॉर्मली तुम केमिस्ट्री वगैरह जब पढ़ोगे, केमिस्ट्री हायर तुम लोग का इसमें तो मैंने नहीं देखा है, बट हायर स्टडीज जब हम लोग करते थे, स्पेशली एक चैप्टर था, क्या नाम था, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे छोड़ो ज़्यादा डिटेल नहीं, नॉर्मली इतना बताता हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने देगा, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल को नहीं जाने देगा, मतलब एक छलनी का जैसा काम करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है उसको जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, जो उसके लिए अच्छा है, उसी को अंदर आने देगा, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक देगा, बट ऐसा कोई चीज को अंदर ना आने नहीं देगा जो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके पास एक टाइप से बोल सकते हो दिमाग रहता है, किसके पास? तुम्हारा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास दिमाग रहता है कि मैं किसको अंदर लूं नहीं लूं, मेरी मर्जी, ठीक है। बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो रहता है उसके पास दिमाग नहीं है, वो बस एक छलनी जैसा काम करेगा, छोटा छोटा पार्टिकल को आने देगा, बाकी छोड़ देगा। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया तुम लोगों को? तो सेमी परमेबल क्या बोलते हैं, क्या नाम था इसका, सिलेक्टिवली परमेबल तुम लोग का नहीं आएगा, लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल स्पेशली आएगा, उसमें डिफरेंस नहीं पूछेगा आपको। मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बता दिया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया सेमी परमेबल क्या होता है और तुम लोगों का सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया तुम लोगों को, स्पेशली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सोच लो या भी जो प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन जो है, हम लोग तीन टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपर सॉल्यूशन, एक होता है हाइपो सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो हाइपर
पहले हाइपो बोलते हैं, ठीक है। हाइपर का मतलब जान लो तो तुम लोग को हाइपोटोनिक इजीली याद रहेगा। हाइपर मतलब क्या, हाइपर टेंशन हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉल्यूशन के केस में ज्यादा का मतलब हम लोग सॉल्यूट, सॉल्यूशन हमेशा दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज को मिलकर बना होता है। सॉल्यूट जिसमें ज्यादा रहेगा यानी कि उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट ज्यादा है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। और सॉल्वेंट ज्यादा है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, सॉल्वेंट अगर ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, ठीक है। और हाइपोटेंशन, हाइपो अगर हाइपर ये है तो वो हाइपो तो कम ही होगा ना, तो सॉल्यूट कम है, याद रखना, ठीक है। हाइपर मतलब सॉल्यूट ज्यादा, हम लोग स्पेशली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर यहां पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट अगर कम है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर, हम लोग वाटर को इमेजिन करते हैं, है ना। तो यहां पे वाटर ऑब्वियसली कम होगा। तो अगर वो कम वाटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू तुम्हारा सेल, ठीक है, तो क्या होगा, पानी कहां से कहां मूव करेगा, यहां पर सॉल्यूट कम है ना। इस सॉल्यूशन में मान लो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें पानी यहां तक भरा पड़ा है, पानी यहां तक भरा पड़ा है, और सॉल्यूट मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी है, एक तो मिट्टी पिट्टी यहां तक भरा पड़ा है ना। अब इसमें हम लोग सेल को डालेंगे, है ना, ये मान लो सेल को डाल दिया हम लोग, तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें पानी जो होगा, इसका पानी तो इसमें ज्यादा है ना, तो पानी मूव कर देगा तुम लोगों का सेल के अंदर और सेल फूल जाएगा, है ना। समझ में आया क्या होगा। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है किशमिश। किशमिश को तुम घर में, मैं तो डेली फुला के खाता हूं, हाँ, इसका मतलब क्या है, जो भी किशमिश जो है, किशमिश को एक काम करना, रात में भिगो देना, सुबह देखना वो फूल गया रहेगा। ऐसे बहुत और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट किशमिश मैं डेली खाता हूँ, वो एग्जांपल अच्छा है, तो उसको फुला देना, तो सुबह देखना वो फूल जाएगा। उसका बहुत कॉमन एग्जांपल होगा, ये हो जाएगा तुम लोगों का। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, है ना। क्यों, ऑस्मोसिस हो रहा है और एंडो अंदर जा रहा है, उसको हम लोग बोल दिया एंडोस्मोसिस, है ना। जस्ट उसका ऑपोजिट, सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उस केस में तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, है ना, और सॉल्यूट बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट पानी थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, पानी जो होगा सेल से बाहर आ जाएगा, पानी सेल से बाहर आ जाएगा और श्रिंक हो जाएगा सेल, ठीक है। इसका भी बहुत एग्जांपल, ग्रेप्स पकड़ लो, है ना, ग्रेप्स को सूखे में छोड़ दो, उसमें पानी नहीं रहेगा, बाहर पानी खींच लेगा, है ना, बाहर सूखा रहेगा तो ठीक है। इफ द मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो बोला है बाबू, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मत पकड़ लेना। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है, देन द सेल से कम है, देन सेल विल रिलीज वाटर एंड गेट श्रिंक, सेल जो है वाटर को छोड़ देगा और श्रिंक हो जाएगा। सिंपल सी बात है बाबा, इसको समझने का सिंपल सा बात है। अगर आपके बाहर में पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, पानी को खींच लेगा। और अगर आपके बाहर में आसपास के एनवायरनमेंट में सेल का पानी कम है, तो सेल क्या है, पानी उसको दे देगा, समझ में आया, और बैलेंस कर जाएगा। तो अगर पानी दे दिया और श्रिंक हो गया, उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या, एग्जिट कर रहा है, एक्सो मींस एग्जिट कर रहा है, क्या, वाटर, एग्जिट ऑफ वाटर एग्जिट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वो पानी को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। और दोनों ही केस में, मतलब कि आइसोटोनिक केस में, जहां ना ज्यादा पानी कम है ना ज्यादा है, दोनों केस में बराबर है, ठीक है, यहां पर कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया तीन केस, एनी डाउट, बोल भी नहीं सकते हो यार तुम लोग, क्या करोगे, कमेंट करना, और क्या, जितना होगा मैं करूंगा। चलो ये हो गया। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही है ये सारा का सारा, जितना भी हम लोग पढ़े सब का सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड है,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके ही सब आना जाना करता है जो भी करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन तो तुम लोग जानते हो, है ना, बट लिपिड क्या होता है, ठीक है, लिपिड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। लिपिड जो होता है ना, नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, ऐसा एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। और इसके जो होते हैं ना, इट स्टोर्स एनर्जी एंड हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन। वही बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है ये, है ना, लिपिड्स। जैसे कि यहाँ पर ये लिपिड से बना हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिपिड से बना हुआ है, बोला हुआ है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, और ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, दो टाइप का होता है। देखो कैसा होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एक होगा तुम लोगों का, अच्छा, हाइड्रोफोबिक जो होगा, ऐसा मान लो एक है हाइड्रोफोबिक, और ये एक मान लो ऐसा है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। मान लो ये एक हाइड्रोफोबिक है ना। कैसा बनता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसा बनता है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। व्हाइट कलर में देखते हैं आज। ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। एक को पानी से प्यार है, फोबिक मतलब पानी से डर है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार है, ठीक है। एक को पानी से प्यार है और एक को पानी से नफरत है बाबा, लेकिन एब्जॉर्ब दोनों ही नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। पानी के पास जाएंगे, पानी से दूर रहेंगे, एब्जॉर्ब दोनों नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, मिक्स नहीं होता, लाइक ऑयल मिक्स नहीं होता ना, वैसे, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, पूरा का पूरा ऐसा बना होता है, बाइलेयर स्ट्रक्चर में दिया है, सीन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। हाँ देखो, ये जो है ना, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर में ही रहता है। ये है लिपिड, ठीक है, और उसका नीचे में एक ठो रहेगा और ऐसे करके एक ठो रहेगा, ऐसे करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बने रहेगा। ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों का बने रहता है। किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और इसका बीच बीच में तुम लोगों का मान लो ऐसे ऐसे करके प्रोटीन कहीं कहीं रहता है, प्रोटीन ऐसे करके बने रहेगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों का बने रहेगा, किससे, लिपिड बाइलेयर, इसको बोलते हैं हम लोग लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। क्यों, दोनों मिलकर बना हुआ है ना, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं पूरा का पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कंटिन्यूअस बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन जो रहता है एम्बेडेड रहता है कंटिन्यूअस, है ना। तो ऐसे करके तुम लोगों का पूरा क्या बनता है, क्या बोलते हैं यार इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज को जान लो, इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो है ना लिपिड मतलब कि इसमें हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों है। ऐसे लिपिड मतलब कि ऐसे लिपिड जिसका एक एंड हाइड्रोफोबिक रहता है और एक एंड हाइड्रोफिलिक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या था यार, एम्फीपैथिक। ये थोड़ा नाम मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एम्फीपैथिक, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। एम्फीपैथिक है कि थोड़ा सा नाम में डाउट है, ठीक है, तो देख लेना। बाकी ऐसे करके तुम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन बनता है। ये तुम्हारा वैसे भी सिलेबस में नहीं है, चलो क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सबसे पहली बात, वो आउटर लेयर में है, वो उसके पास ब्रेन है, वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट को ही आने देता है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट को ही जाने देता है, मतलब कि जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं आना है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका, सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, अलाउ ओनली सर्टन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देगा बाबू, सबको पास करने नहीं देगा, यानी कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड का जैसे काम करता है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में तो प्रोटेक्शन ही देगा ना, है, प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा, सबसे बाहर जो रहता है वही प्रोटेक्शन देता है ना। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये तो हो गया, फिक्स है, कुछ ना कुछ को अंदर जाने देगा, कुछ ना कुछ को बाहर जाने देगा, तो वो कौन करवाएगा, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो कि तुम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वही करवाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। एनेबल ऑल एनगल्फ फूड एंड
अदर मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कोई भी बाहर का फूड, मतलब जैसे कि ये एमेबा है, ठीक है, इसको और कुछ खाना है तो क्या करेगा, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपांड करेगा, है ना, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, यहाँ फूड है, गप से अंदर ले लेगा, हो गया, खा लिया वो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकाइटोसिस इन अमेबा, अमेबा, ठीक है। समझ में आया क्या होता है एंडोकाइटोसिस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू ये क्या करेगा, खाना को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोकाइटोसिस। समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड का जो भी काम रहता है ना, इसको थमा देना, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने के लिए देगा, ठीक है। सेमी परमेबल तो फिक्स्ड मॉलिक्यूल, कोई सबको अंदर बाहर जाना नहीं देगा, ठीक है। बाहर रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल सा है, ठीक है। इसको मतलब कि कुछ तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है माइंड में, जो मन करता है लिख देना। एग्जाम वगैरह में जैसे आएगा, जो मन करता है फिक्स्ड है, तुम लोगों का पता है, तुम लोगों को उसी को आराम से तुम लोगों का लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी तुम लोग बता दोगे, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। सेल वॉल, देखो सेल वॉल जो ऐसा एक ये है, देखो सेल वॉल जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग सेल वॉल, ठीक है। ये जो है तुम लोगों का सेल का वो कंपोनेंट है जो कि तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स वगैरह में ही मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। नॉन लिविंग होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फुल्ली परमानेंट परमेबल, ठीक है। ये जो है फुल्ली परमेबल होता है, मतलब कि इसके पास ब्रेन नहीं होता है। एक तो डेड सेल है ना, सबसे पहला ये प्लांट में रहता है, एनिमल्स में नहीं रहता है। ये डेड सेल होता है, ठीक है, और ये फुल्ली परमेबल होता है, मतलब कि वो देखेगा नहीं भाई कौन है तू, मैं नहीं जानता तेरे को नहीं आने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तू हाँ आ जा भाई, आ जा, मेरे को पता ही नहीं तू कौन है, तू आ जा, बस आ जा, ठीक है। मरा मुर्दा बाहर में पड़े रहेगा कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो थोड़ी किसी को रोकेगा, है ना। तो अभी क्या है, मरा मुर्दा ही है ना, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मरा मुर्दा यानी कि हो गया स्ट्रिक्ट, अब कुछ चाहिए ही नहीं बाबा, मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा, पूरा स्ट्रिक्ट रहेगा, है ना। तो इसलिए वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड कवरिंग आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रिजिड कवरिंग होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये भी जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि दो काम स्पेशली इसका माना जाता है, मेनली दो काम माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला बाहर से वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। बाहर देखते हो ना कितना स्ट्रांग रहता है कोई भी पेड़ वगैरह पूरा, ठीक है। क्यों रहता है, ये सेल वॉल की वजह से, है ना, पूरा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है, बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और दूसरा, जब कोई भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तुम लोग डालते हो, किसमें, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, वही बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक कैसे हो सकता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, यानी कि पानी जो है, ठीक है, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर में जाएगा, है ना। अब सेल के अंदर में पानी जाना शुरू हुआ तो धीरे 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 सेल फूलने लगेगा, फूलने लगेगा, फूलने लगेगा, फूलने लगेगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, अब फट जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। लाइक एक तुम रखे हो यहाँ पे कुछ भी, हाँ कुछ भी एक है, पानी बहुत सारा है इसमें, अब उसमें तुम किसी चीज़ को डाल दियो, अब पानी सोखे जा रहा है, उसका कैपेसिटी से ज़्यादा सोख लेगा तो क्या फट जाएगा ना, उसके पास उतना कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना, तो वो फट जाता है। बट ऐसा होने से रोकता कौन है, प्लाज्मा नहीं, सेल वॉल। सेल वॉल रोक देता है कि भाई मैं तो भाई कड़ा हूं, मैं स्ट्रिक्ट हूं, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, तुम जितना फूलना है फूल लो, इससे ज़्यादा फूल नहीं सकते, मेरे से ज़्यादा आगे तुम जा ही नहीं सकते, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, रिजिड हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं फूलूंगा, तू फूल ले जितना फूलना, मैं नहीं फूलूंगा, बोलता है ना। अब ये फूलेगा ही नहीं तो वाटर अंदर जाएगा ही नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट में आके फिक्स्ड हो जाएगा। अब वाटर जाएगा ही नहीं तो वो बर्स्ट होगा ही नहीं, फटेगा ही नहीं। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अच्छा सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के दोनों में होते हैं। देख लो बाबा, ये प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना अंदर में, और उसका आउटर कवरिंग है तुम लोगों का सेल वॉल। समझ में आया। चलो ये दोनों में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, बट सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। थिन डेलिकेट लाइक एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, बट ये कंसिडरेबली रिजिड होता है। मतलब ये छोटे छोटे पौधा में देखो थोड़ा होता है, बट पेड़ वगैरह में तो क्या रिजिड होता है ना मोस्टली। ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये
नॉन लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं, ये परमेएबल होते हैं, बस जाने दे बाबा, जाने दे, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म सिंपल सा बात है, ये पूरा का पूरा देख रहे हो सेल, ये सेल ऑर्गेनेल सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है। कहाँ चला गया भाई तू? उधर चल जा, थोड़ा उधर चल जा, ठीक है, सब ठीक है, ऑल ओके। चलो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है पूरा एनिमल सेल है जो भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल है, इसके अंदर छोटे 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 कितना कितना सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या हवा में तैर रहे हैं क्या? हैं, कहीं तो होंगे। तो ये सब के सब लिक्विड्स में तैरते रहते हैं, ठीक है। एक लिक्विड है जिसमें सबके सब तैरते रहते हैं, वो लिक्विड क्या है? वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसीलिए इसको सेल ऑर्गेनेल नहीं बोलते, वो लिक्विड है। इसी लिक्विड में सब सेल ऑर्गेनेल्स को जितना प्रोटीन चाहिए होगा उसी से ले लेंगे। इसको मान ले चाहिए प्रोटीन तो इसको दे देगा, इसको मतलब कि मान लो इससे प्रोटीन इसको सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ये इसको दे देगा साइटोप्लाज्म को, इसको जितना प्रोटीन चाहिए होगा उससे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कुछ लिपिड्स चाहिए, ये बना देगा लिपिड्स, अलग अलग लोग बनाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये लिपिड्स बना लिया, अब सेल मेम्ब्रेन को चाहिए लिपिड्स, भाई तो एक काम कर, तू इधर आ जा, इधर आ जा। किसके थ्रू आएगा? वो साइटोप्लाज्म के थ्रू आएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड है, सबके साथ कनेक्टेड है, जितना भी प्रोटीन सब इसी में जाएगा, सब चारों तरफ बिखर जाएंगे, और क्या, जिसको जो चाहिए ले लेगा, जिसको जो चाहिए दे देगा। किसको? साइटोप्लाज्म को। देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पूरा का पूरा एनक्लोज्ड रहता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनक्लोज रहता है। लिटिल विस्कस होता है, ऑलमोस्ट 80% वाटर रहता है, बाकी थोड़ा सा विस्कस मतलब चिटचिटा सा रहता है, ठीक है। नेटा देखियो, नेटा वही वाला नेटा है ना, तो थोड़ा सा विस्कस रहता है ना, थोड़ा नहीं, वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, ये उतना विस्कस नहीं होता, इसमें 80% वाटर होता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ होंगे, मेरे को जो याद आया मैं बोल दिया, ठीक है। अल्सो कॉल्ड साइटोसोल भी इसको बोलते हैं, तो कहीं साइटोसोल दिखे तो कंफ्यूज मत होना, यही है, ठीक है। क्या? साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन क्या? साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्या है? सब इसी में एम्बेडेड है ना, इसी में है पूरे के पूरे। समझ में आया? चलो अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। कंटेंस डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितने भी, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स चाहिए किसी को, प्रोटीन्स चाहिए किसी को भी चाहिए, सबको ये डिजॉल्व कर लेता है, ले लेता है। भाई तू दे दे मेरे को, तू दे, बस दे, कोई टेंशन नहीं, तेरे को जितना देना है दे, मैं रखूंगा, है ना, ले लेता है। अब उसके बाद इसको बोलता है तेरे को जितना लेना है ले, मैं दे दे रहा हूं तेरे को, ले जा, है ना। तो वही है, डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट को भी डिजॉल्व कर लेता है, मतलब कि अगर इसको वेस्ट प्रोडक्ट देना है तो वो भी ले लेता है, इसको न्यूट्रिएंट्स देना है तो वो भी ले लेता है, जिसको जो देना है दे दो, ये ले लेता है सबसे, है ना। इसीलिए बोलते हैं कंटेंस डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स, दोनों को कर लेता है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसमें, सबके सब अलग अलग डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है, वही बताया है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड ऑन साइटोप्लाज्म ईच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन विदाउट विच द सेल कैन नॉट फंक्शन एज ए होल, मतलब कि अगर इन सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ दें तो सेल क्या कुछ काम थोड़ी करेगा, सेल मिलके तो काम करते हैं, है ना। अब वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, है ना। कंट्रोल शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट, मतलब कि पूरा का पूरा सेल का जो शेप रहता है कुछ हद तक या बहुत हद तक यही सेल ऑर्गेनेल, ये क्या, साइटोप्लाज्म ही फिक्स करता है। अब उसको जैसा लिक्विड तो है ना, थोड़ा सा उधर चल जाएगा तो शेप चेंज कर दिया, थोड़ा सा इधर आ गया तो शेप चेंज कर दिया, तो क्या चेंज तो वही कर रहा है ना भाई, सबका सब तो पूरा का पूरा तो लिक्विड ही भरा पड़ा है ना एक टाइप से, ठीक है। हेल्प्स इन सेल इस लिखा हुआ है, हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मतलब कि छोटे छोटे देख रहे हो, इस सेल, ये छोटा छोटा जो है ना बिंदु टाइप, है ना, ये सब जो है ना, ये सेल्स का मतलब कि तुम्हारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब जान रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, ठीक है, उसके साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना वगैरह जो भी है, ठीक है, उस सब में हेल्प करता है। समझ में? हेल्प्स इन होगा ये वाला, ठीक है, इन लिख देना इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। चलो लिख लिए, स्क्रीनशॉट लेना जो लेना ले लो, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा जो अब पढ़ेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
न्यूक्लियस जो होता है ना, ब्रेन ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। क्यों? मेनली सारा काम न्यूक्लियस करवाता है बोलते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, उसको जो ना ओवल शेप का होता है स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ अ सेल। नियर सेंटर जरूरी नहीं है सेंटर में ही रहेगा, याद रखना, क्यों सबके सब तो लिक्विड में घिरे हुए हैं ना, कोई गारंटी क्या वो सेंटर में ही रहेगा क्या? लिक्विड है, थोड़ा सा उधर चल जाएगा, थोड़ा सा उधर चल जाएगा, कहाँ जाएगा कौन जानता है, बट मेनली बोला जाता है सेंटर में रहता है। ठीक है, समझ में आया? इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है कंट्रोल सेंटर है, ये मोस्टली सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर एनवल्प विथ पोर्स, मतलब कि इसका जो है ना डबल मेम्ब्रेन रहता है, जैसे कि एक टाइप से बोल सकते हो पेड़ में सेल वॉल और सेल ये है, लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं है डबल, बट इसमें डबल मेम्ब्रेन है। एक तो सेल वॉल हो गया उसका ना, दो ठो मेम्ब्रेन रहता है, उसमें कुछ पोर्स रहते हैं, आगे देखेंगे उसका पिक्चर वगैरह अच्छे से बताऊंगा उसको। ठीक है, पोर्स रहेंगे। ठीक है, ये मेनली दो काम में हेल्प करता है, दो ठो काम याद रखना है। सेलुलर रिप्रोडक्शन जब ये दो ठो में डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले न्यूक्लियस अलग होता है, उसके बाद पूरे के पूरे सेल अलग होता है। ठीक है, तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट किसका? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम न्यूक्लियोलस इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो तुम जान गए। राइबोसोम क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइबोसोम सोच लो प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? राइबोसोम जहां रहता है वो लोग प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, बहुत सारे हम लोग अभी देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, किसी के पास रहते हैं राइबोसोम, किसी के पास नहीं रहते हैं। जिसके पास राइबोसोम है वो अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है ना। तो वैसे ही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, उसी प्रोटीन को न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग, पूरा का पूरा अच्छे से देखेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस वगैरह को। देखो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, देख लो ये है न्यूक्लियस, आधा कटा हुआ है। ठीक है, उसमें छोटे 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 आपको पोर्स दिख रहे हैं, छेद जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये तुम लोगों का डबल मेम्ब्रेन है, एक ऊपर से एक अंदर से। ठीक है, अब क्या क्या है, कैसे कैसे, इधर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर पोर्स, ये जो छेद है पोर्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। पोर्स ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब कि कुछ भी मटेरियल्स हैं जो कि अंदर साइटोप्लाज्म क्या है, बाहर में रहता है ना साइटोप्लाज्म, कहाँ गया? देखो ये क्या है, साइटोप्लाज्म ही है ना, और ये न्यूक्लियस। तो कोई भी मटेरियल को अगर साइटोप्लाज्म में जाना है या साइटोप्लाज्म से आना है, किसमें? न्यूक्लियस में, तो कैसे आएंगे? वो पोर के थ्रू आएंगे, ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू आएंगे, है ना। छेद से अंदर घुसेंगे, छेद से बाहर निकलेंगे, समझ में आया? उसको हम लोग बोलते हैं पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी ट्रांसफर वगैरह होगा पोर्स के थ्रू होगा। ठीक है, फिर आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब समझना सिंपल सा, प्लाज्मा जहां पे भी आएगा ना लिक्विड टाइप रहेगा। ठीक है, तो प्लाज्म क्या है? फ्लूइड है, एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहर जो है ना, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन जो रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में रहता है फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म जहां से आएगा फ्लूइड स्ट्रक्चर समझना, फ्लूइड जैसा है कुछ, समझ में आया? ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये देखो सेंटर में जो नहीं है, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा मतलब क्या? वही फ्लूइड एम्बेडेड रहता है उसमें। वो एक भी रहता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा सब में, वो एक से ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है ना। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, ये जो रहता है आरएनए, क्या नाम था इसका फुल फॉर्म? राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्या? तुम लोगों का न्यूक्लियस। उसके बाद आ गया तुम लोगों का, अच्छा, राइबोसोम्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, राइबोसोम जो कि तुम लोगों का प्रोटीन फैक्ट्री है, वो यहीं पे बनता है बाबू, याद रखना। राइबोसोम यहाँ पे बनेगा, अब बाहर जाके चिपक जाएगा दूसरों में। ठीक है, तो राइबोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है, यहीं पे राइबोसोम बनता है। ठीक है, और दूसरे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में जाके चिपक जाएगा। क्रोमाटिन, ठीक है, क्रोमाटिन जो होता है एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये जो है ना क्रोमाटिन है, ठीक है, वो बन जाएगा क्रोमोसोम। कैसे बनेगा देखते हैं अभी। ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, देख रहे हो कैसा थ्रेड जैसा है ना स्ट्रक्चर रहता है, एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो ये सब में रहेगा, जो लिक्विड नहीं है क्या,
इसमें जो लिक्विड रहते हैं, यहाँ पर जो लिक्विड है ना, ये सब ऐसे जो लिक्विड है ना, इसमें जाके ऐसा घुसे रहेगा। दूसरा चीज़ से बनाते हैं हम लोग, रेड कलर में बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं पता चल रहा है, रेड नहीं ब्लू में बनाते हैं, ऐसे 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 करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे ऐसे घुसे रहेगा, किसी कहीं भी घुसे रहेगा, ये है ना, जैसे घुसा हुआ दिख रहा है तुम लोगों का। तो ये सब होते हैं क्रोमाटिन, कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। प्रोटीन वगैरह डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीन चीज से बना होता है। क्या तुम लोगों का ये क्या नाम था इसका? क्रोमाटिन। ठीक है, हो गया। एग्जिस्ट ड्यूरिंग रेस्टेज ऑफ सेल, जब रेस्ट रहेगा ठीक रहेगा, बट रेस्ट मतलब जब डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन, सेल अलग अलग नहीं हो रहा तब तक ठीक है। बट जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कि डिवाइड होगा, तब वो बन जाता है ऐसा, क्या होगा? कंपोज हो जाएगा और कॉइलिंग हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब कि तुम लोगों का ऐसे 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 कॉइलिंग करके तुम लोगों का ऐसा करके ऐसा करके, मतलब कि ये देखो ये दिख रहा है, ऐसा और ऐसा करके स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देंगे और उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम का बात बहुत सुनोगे तुम लोग, जब भी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे, जो भी इस टाइप का चैप्टर डिवीजन, सेल डिवीजन वगैरह पढ़ोगे, बहुत सुनोगे। क्यों? इसी में रहता है तुम लोग का डीएनए और प्रोटीन से, ये भी बनता है डीएनए और प्रोटीन से, याद रखना, डीएनए और प्रोटीन से बनता है। डीएनए में रहता है तुम लोग का जीन्स, ठीक है, वही जीन्स जो है तुम लोग का इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, या फिर तुम लोग का जैसे कि बोलते हैं ना, तुम लोगों का शकल माँ बाप से मिल रहा है, या फिर जो भी गुण वगैरह माँ बाप से मिल रहा है, कहाँ से आता है? ये जीन्स के थ्रू आता है। जीन्स कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमाटिन में रहता है। एक्चुअली क्रोमाटिन पूरा का पूरा डीएनए से और प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, समझ में आया? याद रहेगा, ये जो रहता है रॉड शेप स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्म्ड व्हेन क्रोमाटिन कंडेंस टुगेदर when the cell is about to divide, जब सेल को मन करेगा कि अब मेरे को डिवाइड होना है, तो क्रोमाटिन को बोलेगा बाबा एक काम कर, तू अपना फंक्शन शुरू कर। तो क्रोमाटिन क्या करेगा? कॉइलिंग करेगा, कंपोज होगा और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब वो क्रोमोसोम क्या होगा? उसके अंदर रहता है क्या क्या? डीएनए और प्रोटीन रहता है, और डीएनए के अंदर में क्या रहता है? जीन्स रहता है, जो कि हम लोग का इनहेरिटेंस को लेके जाता है। ठीक है, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, वही इनहेरिटेंस का कंटेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस कंटेन करता है। कौन? क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और किस चीज से? प्रोटीन से। याद रखना, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम। और डीएनए के अंदर में होता है, पाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। बोलते हैं ना, इसका जीन्स बहुत खराब है, क्या क्या सुनते हो यार, छोड़ो, सिंपल सी बात है, जीन्स जो है वही है तुम लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने माँ बाप को जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों में ट्रांसफर करता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तुम लोगों का, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, आपको दिखाई नहीं देता होगा इसलिए छोटा हो गया, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, हो गया, इतना काफी है, आप लोगों को दिखता होगा, है ना, दिखाई दे रहा है? प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? स्पेशली न्यूक्लियर वाले केस में कुछ ऐसे तुम लोगों को ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिनमें ना न्यूक्लियस होता ही नहीं है, एक टाइप से होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस जैसा होता है ना, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं वैसा नहीं होंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में नहीं रहते हैं, और किसी में होते हैं। तो इनको इसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, है ना, और एक होता है यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक यानी कि पुअर, माइंड में ऐसे रखना, पुअर, प्रो मतलब नहीं है प्रो लेवल का गेमर है बाबा, ये वो प्रो नहीं है। ठीक है, यहां प्रो मतलब होता है पुअर, है ना। पुअर होते हैं, पुअर किससे होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता उसको पुअर बोलते हैं। यहां पर जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसको पुअर बोलते हैं, है ना। तो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते ही नहीं है। ठीक है, एक सबसे पहला तो न्यूक्लियस ही नहीं रहता, है ना, और भी बहुत सारे नहीं रहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देख लो, ये जो है तुम लोगों का, ये है तुम लोगों का यूकैरियोटिक, है ना, और ये प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एग्जांपल्स हैं उसके। ठीक है, तो नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा? एक्चुअली में न्यूक्लियर नहीं रहता, बट न्यूक्लियर के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि तुम लोगों का क्रोमेटिन वगैरह, क्रोमोसोम्स वगैरह, ठीक है, वो सब होते हैं। क्रोमेटिन स्पेशली पकड़ना, वो होते हैं। वो जो रहते हैं ना, ऐसा फिक्स नहीं रहे कि यहीं पे रहेंगे, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, जैसे कि इसमें घिरा रहता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसा नहीं होता बाबा, ठीक है। यहाँ पर कैसा होगा, एक फिक्स रीजन रहेगा, या फिर कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी होगा, रहेगा पूरा, ठीक है। वहाँ पर क्रोमेटिन वगैरह घूम रहे हैं आराम से, मस्त मजे में है, कोई टेंशन ही नहीं है उन लोग को, ठीक है। इन लोगों को बांध के रखा जाता है, भाई तू यहीं पे रहेगा, इधर से हिलेगा नहीं, इधर से हिलेगा तो बहुत खाएगा अच्छे से, है ना। तो अनडिफाइंड रीजन विथ न्यूक्लिक एसिड इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। कुछ अनडिफाइंड जगह रहेगा, वहां पर न्यूक्लिक एसिड रहेगा, उसी एसिड वगैरह में थोड़ा क्रोमेटिन वगैरह जो रहेंगे, जो भी सब्सटेंस उसमें रहते हैं, घिरे रहेंगे। उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये याद रखना, ये टर्म को याद रखना, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस रीजन को जहां पर ये न्यूक्लिक एसिड भरा होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बहुत कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है, दिखाई दे ना बैक्टीरिया, ये नहीं है, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। और यूकैरियोटिक है, ऑल प्लांट्स, एनिमल सेल्स जितने भी सब के सब यूकैरियोटिक है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर रीजन बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेंस डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसके बारे में अच्छे से। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सेल ऑर्गेनेल्स ऑलरेडी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा ये वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना। ये मैंने सारा का सारा लिखा हुआ है ऊपर में। ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा का पूरा तुम लोग इमेजिन करना। इससे पहले वाला न्यूक्लियर सेंटर को जो था, हम लोग क्या बोल रहे थे उसको? ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। तो उसको एज ए ब्रेन पूरा का पूरा ट्रीट करना, ठीक है। तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोलते हैं, एग्जाम वगैरह में आएगा, बहुत आराम से तुम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह आराम से कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है ना। सबसे पहले तुम लोगों को पता है राइबोसोम्स, हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस में बन रहा था, है ना। वो राइबोसोम आता है, इसमें चिपका हुआ रहता है। किसमें? दो टाइप का तुम लोगों को ये मिलेगा, क्या? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टकट में हम लोग ER लिखेंगे इसको, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स रहता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑब्वियसली ट्यूब वगैरह रहेगा ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स, देख रहे हो ना कैसे कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स है ना। तो लुक्स डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप में रहता है, अलग अलग सेल में। स्पेशली यहाँ पर तुम लोगों को दो ठो दिखा रहा हूँ मैं। ये प्लांट सेल में ऐसा दिखाई देता है, देखो न्यूक्लियर के बाहर में दो ठो, और एनिमल सेल में पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है ना। तो ये दो स्पेशली दो टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स है। जितने भी छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे राइबोसोम्स है ना। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो राइबोसोम अगर है तो इसका काम क्या रहेगा बाबा? राइबोसोम अगर है तो ये प्रोटीन क्रिएट करेगा, प्रोटीन बनाएगा। वही प्रोटीन जाके सेल मेम्ब्रेन में बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। देखो दिया हुआ है, दो टाइप का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स रहता है इसमें, अटैच टू इट सरफेस मेक इट रफ, ठीक है। उसमें राइबोसोम रहता है इसलिए उसको रफ रहता है वो। अब प्रोटीन मैन्युफैक्चर इन राइबोसोम देन ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पूरा का पूरा सेल में ट्रांसपोर्ट होता है जहां जिसको चाहिए होता है प्रोटीन, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, स्मूथ है ना। इसमें तो राइबोसोम है नहीं, राइबोसोम नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जो है ये बनाता है फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। देख रहे हो लिपिड्स बना रहा है ससुरा, है ना। नो राइबोसोम अटैच्ड हियर, फैट्स मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर हियर। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ये क्या क्या बना रहा है? लिपिड्स बना रहा है और प्रोटीन बना रहा है, दोनों बना रहा है। ये दोनों से क्या बनता था? सेल मेम्ब्रेन बनता था। तो इसी के थ्रू जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह आते हैं जाके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट जाएगा नहीं, साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा ना। अभी क्या है, डायरेक्ट फेंक देगा क्या उसके पास? है ना, देख रहे हो यहाँ पे है ना सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे है, डायरेक्ट थोड़ी फेंक देगा उसके पास। ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये क्या करेगा? इससे एब्जॉर्ब कर लेगा साइटोप्लाज्म से, या फिर साइटोप्लाज्म से होते होते चल जाएगा वो उसमें क्या,
ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का मतलब समझे, उसका काम समझे, सेल वॉल का मतलब समझे। तुम लोगों का न्यूक्लियस में क्या बन रहा था, राइबोसोम, वही राइबोसोम जाके इसमें चिपक रहा था, किसमें चिपक रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी को समझो, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन किस में हेल्प कर रहा है उसको समझो, मजा आएगा। समझ में आया? मैं तो इंजीनियर हूँ, बायोलॉजी पढ़ के मेरे को मजा आ गया यार। मेरा एक दोस्त था साला कमीना, मेरे को बोला बायोलॉजी मत ले। हालांकि उस टाइम के लिए ठीक ही था कि मैं बहुत बड़ा गधा भी था। तो उस वक्त बोला था वो कि +2 में बायोलॉजी मत ले, IT, मतलब कि हम लोग का ऑप्शन रहता था कि आप या तो मैथ्स बायोलॉजी ले सकते हो या तो मैथ्स और IT ले सकते हो। तो मैं बोला यार मेरे को बायोलॉजी में सुनने में मज़ा आता था, जब मैं 10th में था तो मैं बायोलॉजी लूँगा बोला था। बट मेरा दोस्त थोड़ा सा मेरे से 2 साल सीनियर था, वो मेरे को बोला कि बायोलॉजी मत लेना, बायोलॉजी में फंस जाएगा, मार्क्स नहीं आएगा वगैरह वगैरह। मैं अब सीनियर था भाई, बात मानना पड़ता, तो मैं बायोलॉजी नहीं लिया, IT लिया। अच्छा हुआ पास हो गया यार, तो पास बहुत मुश्किल से हुआ था मैं। हाँ, बायोलॉजी ले तो शायद फेल भी हो जाता। अभी समझ में आता है बायोलॉजी, बट उस वक्त पढ़ा ही नहीं था यार, समझ क्या आएगा, कभी तो पढ़ा ही नहीं बायोलॉजी में। तब बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो पता चलता है क्या क्या है हमारे बॉडी में, कैसा कैसा बनता है, मज़ा आता है। अब आपको क्या आता है नहीं आता है पता नहीं, बट जब एक्चुअल में समझ में आने लगेगा, एक्चुअल में समझने लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। कोई भी चीज़ जब समझ में आने लगता है ना तो मज़ा आता है, नहीं आता है तो यार बोर लगता है, इरिटेशन लगता है, फेंक दो साले को, ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था क्या काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है ना, प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर करता है, here are used in building the plasma membrane. This process is called membrane biogenesis. याद रखना, इसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, membrane biogenesis, है ना। चलो, endoplasmic reticulum acts as channel to transport materials to different parts of the cell. It detoxify poisons and drugs too. पॉइजन्स और ड्रग्स को भी ये लोग करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मटेरियल तो मैंने सबसे पहले बताया था, है ना, क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। समझ में आया? कोई डाउट होगा भी तो क्या करोगे, कमेंट में करो, और क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे समझ में आया। चलो अब देखेंगे हम लोग गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस नाम का एक प्राणी नहीं, एक सेल ऑर्गेनेल है, पार्ट है, कंपोनेंट है, ठीक है, सेल के अंदर में, ठीक है। उसको हम लोग याद रखना बोलते हैं पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट है, ठीक है, पैकेजिंग का काम करता है। जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट में आपने ऑर्डर कर दिया, आपका बोलेगा 2-3 में डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच कौन करता है, डिस्पैच मतलब क्या, पैकिंग सब कुछ करेगा और फेंक देगा, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये है गोल्गी एपैरेटस, है ना। गोल्गी एपैरेटस जो रहता है इसी चिपका रहता है, किसके साथ, तुम लोगों का क्या नाम है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका रहता है। नाम बहुत क्रिटिकल रहता है यार, पढ़ने में मजा आता है, समझ में आता है सब, बट नाम इतना क्रिटिकल रहता है, डायग्राम इतना, वो तो अच्छा हुआ ये स्मार्ट बोर्ड का कि मेरे को डायग्राम बनाना नहीं पड़ता ना। डायग्राम तो अभी भी मेरे को नहीं आता, पूरा बीटेक में आज तक मैंने कभी डायग्राम नहीं बनाया। अलग अलग लड़की लोग को पकड़ के बोलता था, भाई बहन बना दे, थोड़ा सा बना देती थी यार, पैसा भी लेती थी कुछ कुछ। तो वो तो बात की बात है, वो तो बना, एटलीस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा इजी भी रहता है। ये बायोलॉजी का डायग्राम तो भाई जिंदगी में ना हो पाएगा हमसे। ये तो शुक्र मनाओ पैसे का, पैसे था बोल के ले आया, अब इसी से करो, कोई बात नहीं। चलो, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गोल्गी एपैरेटस। देखो ये चिपका रहता है इसके साथ, है ना, ये पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम जो था, कैमिलियो गोल्गी नाम का एक प्राणी था जो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। ये नेटवर्क मेम्ब्रेन रहता है ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स अराउंड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टम। कुछ नहीं यार, पैरेलल बेसिस में देख रहे हो, ऐसे 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 करके पैरेलली एक दूसरे से चिपके रहते हैं, स्टैक बेसिस, इसको हम लोग सिस्टम बोल देते हैं। कुछ बस इतना ही सा है, ठीक है, समझ में आया। लोकेटेड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सामने दिखाई दे रहा है, बट प्लांट सेल में देखो कहाँ छितर बितर रहता है बाबा, है ना। इसीलिए उसको हम लोग प्लांट सेल में दूसरा नाम भी दिए हैं, डिक्टियोजोम्स, ठीक है। प्लांट सेल में एक और नाम दिए हैं उसको, डिक्टियोजोम्स, है ना। मैंने दिया भाई, ठीक है, कोई ना कोई एक ठो लिख के गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, कौन लिखा मेरे को नहीं पता। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन प्लांट सेल में, देख रहे हो कहाँ है, ये न्यूक्लियस के पास है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास है, बट प्लांट सेल में
जहां तहां बिखरा रहता है, फेंकाया रहता है, ठीक है। मटेरियल्स मैन्युफैक्चर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्पैच टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी मटेरियल्स आता है जहां से भी आता है, मतलब कि मेनली आता है तुम लोगों का सोच लो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। आएगा, इसके पास जाएगा, ये बोलेगा ये बाबा चल डिस्पैच विस्पैच कर दे, चल अब मैं निकलूंगा, मतलब कि और फेंक दे जहां फेंकना है एक टाइप से, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, मतलब कि बना, वो कहाँ फेंक दिया तुम लोगों का गोल्गी apparatus में फेंक दिया। अब वो डिस्पैच पैकिंग जो करना है करेगा, फिर बाकी दूसरों में प्रोवाइड कर देगा, जा बेटा, ठीक है। इसका ये चीज याद रखना, स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रेशन, मतलब कि बहुत सारे, ये क्या सेलुलर सिक्रेशन ही तो है, सिक्रेशन मतलब क्या, सीक्रेट कर रहा है, मतलब कि भेज रहा है, निकाल रहा है एक टाइप से, है ना। तो क्या ये तो निकाल रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल रहा है कुछ ना कुछ मटेरियल वगैरह कुछ ना कुछ निकाल रहा है। तो वो जो निकाल रहा है क्या, ये डिस्पैच करने का काम करता है, मतलब क्या स्टोर भी तो करेगा ना कुछ, आके डायरेक्ट भेज देगा क्या, कुछ ना कुछ पैकिंग करेंगे, थोड़ा रख रहा है तो स्टोर भी कर रहा है, तो स्टोर भी करता है और पैकिंग भी करके भेज देता है। तो क्या क्या स्टोर करता है, एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज etc, वो स्टोर भी करके रखता है। कौन, अब ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग पढ़ोगे, क्या नाम था तुम लोगों का, सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम है तुम लोगों का लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम बनता कैसे है, देखो ये तो थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मटेरियल बनता है या फिर कंपोनेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है यहाँ पे बन गया, कहाँ तुम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, वो भेज देगा सीधा का सीधा गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस क्या, उसको पैकिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह जो करना था कर दिया, फिर उसको बाहर भेजा, बाहर में कुछ कंपोनेंट्स के साथ वो मिक्स होके थोड़ा सा रिएक्शन करके फिर रह गया, कुछ दिनों बाद वो मैच्योर हो गया, दिनों बाद, महीनों बाद, घंटों बाद, मेरे को नहीं पता भाई, बट बाद में जाके वो मैच्योर हो गया। वो मैच्योर हो गया और बन गया लाइसोसोम, समझ में आया, ऐसे करके बनता है। तो तुम लोगों के लैंग्वेज में सिंपल सा एक ही चीज याद रखना, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस, मतलब कि गोल्गी एपरेटस जो है लाइसोसोम बनाता है। सिंपल सा बात याद रखना, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस। बनाता नहीं है भाई, एक्चुअली में डायरेक्ट वो नहीं बनाता, सिंथेसिस करता है वो, कौन, गोल्गी एपरेटस। याद रखना कैसे बनता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से आ सकता है, कर सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बाउंड है, देखो ये है ना, ये है, सोच लो तुम लोगों का क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो रहता है उस एक मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, मतलब कि बॉल जैसा रहेगा टाइप से, उसके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े रहेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग सुइसाइडल बैग बोलते हैं, स्पेशली याद रखना सुइसाइडल बैग, है ना। अब क्या है पूरा डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स रहता है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारा उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहता है, बाउल रहेगा उसके अंदर भरा रहेगा एंजाइम्स वगैरह। अब वो एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो प्रेजेंस इन प्लांट सेल्स इज डिस्प्यूटेड, प्लांट सेल में होते कि नहीं पता भाई, गारंटी नहीं है, मेरे को तो नहीं पता, एनसीईआरटी को भी नहीं पता होगा भाई, वो भी तो नहीं बोल रहा है, डिस्प्यूटेड है। प्लांट सेल के बारे में हम लोग डिस्कस ही नहीं करते, ना ही क्वेश्चन आएगा ना तुमको डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, हो गया खत्म, लाइसोसोम, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो भी वर्न आउट ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको खराब हो गए होंगे, या फिर वेस्ट मटेरियल कुछ आते हैं, कुछ मान लो ऑर्गेनेल्स खराब हो गए, अब क्या करेंगे उसको, तो एंजाइम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल आएंगे, ठीक है, जो खराब है उसको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कौन करता है, ये करता है, लाइसोसोम करता है। इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, इसको हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सेल का सिस्टम बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं सेल का, ठीक है। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन या फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उसके लिए डिफेंस करता है, सिंपल सी बात है, और क्या। ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, इसीलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। मतलब कि ये बेचारा जिस सेल में है, ये तो बेचारा देख अंदर में एक छोटा सा सेल है, सेल ऑर्गेनेल है ना। अब पूरा का पूरा सेल मान लो खराब हो गया, खराब होता है ना, कभी देखोगे कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह तुम लोगों को हो जाएगा, कुछ भी हो जाता है तो देखना डेड सेल्स वगैरह निकलते हैं, डैंड्रफ दिखते हैं ना, डैंड्रफ वो भी क्या है, डेड सेल्स ही है ना। तो कैसे होते हैं डेड सेल, मान लो
थोड़ा सा खराब हो गया, खराब हो गया तो क्या करेगा, ये जो है ना लाइसोसोम फट जाएगा और सब का सब पूरा का पूरा सेल को वो डाइजेस्ट कर देगा। लो बेटा सेल मर गया। डाइजेस्ट कर दिया मतलब क्या, सेल तो डेड हो गया ना, वही डेड सेल आपको दिखेंगे, डैंड्रफ। समझ में आया? समझ में आया? लाइसोसोम का काम मेनली याद रखना, सुसाइडल बैग होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, खत्म। मेन काम इसका डाइजेशन है, ठीक है। डाइजेशन किसको डाइजेस्ट करेगा भाई, वो सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करेगा, सेल में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करेगा, अब पूरा का पूरा सेल को भी डाइजेस्ट कर जाएगा, है ना, सबको खा जाएगा। समझ में आया? एनी डाउट है भी तो क्या करोगे, कमेंट करोगे और क्या, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस का काम क्या रहता है, पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एनर्जी। और एनर्जी का करेंसी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एटीपी, है ना। करेंसी मतलब क्या, हम लोग का करेंसी क्या है, रुपीस, और एनर्जी का करेंसी क्या है, एटीपी। अब वैसे बोलोगे तो हमारा एनर्जी मतलब हमारा क्या, लाइक मेरे गाड़ी है, बाइक का करेंसी क्या होगा, पेट्रोल, है ना। पेट्रोल क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी ही एनर्जी है, वही होगा। तो जो भी है सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा एटीपी वो एनर्जी ही है, एटीपी को ही हम लोग सेल का एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर हाउस है, तो ये कैसा होता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, और याद रखना ये डबल बॉन्डेड होता है, लिखा है कि नहीं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। शेप ऑर्गेनेल्स बॉन्डेड बाय 2 मेम्ब्रेन, ठीक है, लिखा हुआ 2 मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन तो तुम लोगों को दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना बेटा, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन होता है, देखो ये वाला, ये दिख रहा है बेटा तुमको, ये है येलो कलर में जो दिख रहा है, लाइट कलर का है जो, ठीक है। पहला मेम्ब्रेन तो आराम से सिंपल सा दिख रहा है तुम लोग को, चपटा सा। दूसरा मेम्ब्रेन जो होता है, दूसरा सेकंड वाला जो होता है, क्या पूरा गिजमिजाया सा रहता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा गिजमिजाया रहेगा, जितना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इसको, बैंडेड रहेगा ना, फ्लिट बैंड बोलते हैं, फ्लिट बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डीपली फोल्डेड, हाँ फोल्डेड। जितना ज़्यादा फोल्ड रहेगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब समझते हो, कैसे बोलूँ, ये पूरा टच करने, जितने भी टच होंगे ना वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मोड़ दूं तो इसका सरफेस एरिया भी उतना ही रहेगा, एक्चुअली ये तो फिक्स है ना, इसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है। लेकिन जो बड़ा सा रस्सी लेके आऊंगा मैं, मान लो इतना बड़ा सा रस्सी लेके आया हूं, अब इसको फोल्ड कर दूं, सरफेस एरिया देखो कितना बड़ा है इसका, सरफेस एरिया कम नहीं होगा, इसको छोटा कर दूंगा तुम्हें, है ना। तो अब इसको फोल्ड कर दूं, इतनी सी में आ जाएगा, ऐसे करके देखो कितने समय आ गया, लेकिन है इतनी बड़ा, तो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा उसका एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। तो अब देखो उसके बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ एंड पोर्स आर प्रेजेंट। आउटर मेम्ब्रेन जो रहेगा वो स्मूथ रहेगा, उसमें पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, पोर्स रहेंगे, उसमें छेद, छोटे छोटे छेद रहेंगे, तभी तो वो एनर्जी को बाहर भेजेगा उससे, या फिर कुछ भी मटेरियल अंदर लेना तो लेगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो रहता है डीपली फोल्डेड रहता है, फोल्ड प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ज्यादा एनर्जी वो जनरेट करेगा, ठीक है, समझ में। अब सिस्टम देखो, सिस्टम क्या होता है, देखो ये जो है ना, जो ना अंदर का जो फोल्डेड वगैरह जो नहीं रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। और ये वाला जो रहता है जितना रहता है, इसको हम लोग मैट्रिक्स, वही हम लोग का डेफिनेशन दिया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस सिस्टम। इनर मेम्ब्रेन जो अलग अलग कंपार्टमेंट में बना हुआ है ना, देख रहे हो, अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर का जो स्पेस है, ग्राउंड सब्सटेंस जो बोल सकते हो उसको, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इतना ही से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्या था, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा। ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग इसको। कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। याद रखना कौन कौन कुछ फिक्स्ड ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं, 2-3 4 तुम लोग देखोगे जिनके पास खुद का राइबोसोम होता है। एक तो था तुम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, दूसरा याद रखना तुम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, इसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हैं बाबू, उसको किसी और का जरूरत नहीं है। अपन रहते हैं शक्ति से, अपन को किसी की जरूरत नहीं है,
ऐसा बोलता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पास खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है तुम लोगों का? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होता है इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल, एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ठीक है, बट क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड में ही रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में अच्छे डिटेल्स में जानते हैं। देखो, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये याद रखना आप, किचन ऑफ द सेल मतलब क्या? सेल का किचन। हम लोग थोड़ी खाना बनाते हैं भाई सेल में, किचन में। सेल में खाना बनाएंगे क्या हम लोग? हैं, दिख रहा है? आग लगाएंगे, आग लग जाएगा। तो हम लोग खाना नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। तो याद रखना किचन ऑफ द सेल क्या होता है? प्लास्टिड बोलो या क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। ठीक है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। इसमें से प्लांट्स रहते हैं। इसको दो टाइप से, और भी 2-3 टाइप का होते हैं, एक्स्ट्रा तुम लोग हायर क्लास में जाकर पढ़ोगे, बट यहाँ पर स्पेशली 2 टाइप को याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस तुम लोगों का प्लास्टाइड्स होता है, सब्सटेंस बोल सकते हो, कलरलेस सब्सटेंस होता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ये याद रखना। ठीक है, देखो ये क्या करता है? प्लास्टाइड्स क्या करता है? स्टोर करता है फूड्स, ऑयल्स और स्टार्च वगैरह को स्टोर करता है। पहला काम इसका हुआ स्टोरेज, है ना, पहला काम। आगे देखोगे ना, उसका फंक्शन देखोगे ना, इसलिए याद रखना बोला हूं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है और स्टोरेज का काम करता है। किसा? फूड वगैरह को स्टोर करता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके बारे में इतना सा याद रखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मेरे को तो कंफ्यूज कर रहा था स्टार्टिंग में, आपको करता है कि नहीं करता है पता नहीं, बट थोड़ा सा इसको याद रखना। क्रोमोप्लास्ट के पास अगर आ गया क्लोरोफिल, बन गया वो क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब इधर देखो, अब तुम लोग कंफ्यूजन तो नहीं करेगा। अगर पहले से कंफ्यूजन करा तो नहीं बोल सकता, या फिर पहले तुम कभी नहीं पढ़े थे, इसके बाद तो कंफ्यूजन नहीं करेगा बाबा। ठीक है, चलो। तो कलर्ड प्लास्टिड होता है, एग्जांपल लीफ, टोमेटो, सनफ्लावर, ये सब में कलर्स रहते हैं ना, वो इसी के थ्रू रहते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट विथ क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जो कि मैंने बताया। अगर क्रोमोप्लास्ट के बाद क्लोरोफिल है तो वो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। वही तो बता रहा है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद से रहता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि खाना बनाता है फूड का। ठीक है, क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। याद रखना, जैसे कि मैं बताया था शुरू में ही, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ मुन्ना, काहे गड़बड़ा रहे हो तुम? सब ठीक है? छोटा कर दें? बड़ा हो गया? छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो गया। चलो, समझ में आया? अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर आर एम्बेडेड इन अ मटीरियल हैं। अच्छा, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स, ये जैसे देख रहे हो ग्रीन 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 ग्रीन, बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं, मटेरियल्स के अंदर में मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, लेयर्स, मेम्ब्रेन लेयर्स जो होते हैं उसके अंदर में एम्बेडेड रहते हैं। इन मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं, दिस मेंबर्स आर लेयर आर कॉल्ड ग्रैंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो है ना, बहुत सारे जो मटेरियल्स है ना, ठीक है, इसमें एम्बेडेड रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड। ठीक है, इसी ग्रैंड के अंदर में होता है, ग्रैंड कंटेन क्लोरोफिल। उसी ग्रैंड के अंदर में होता है क्लोरोफिल, जो कि तुम्हारा खाना बनाने में मदद करता है। किसका? तुम लोग का इसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। स्ट्रोमा इस होमोजेनस मिक्सचर इन विच ग्रेना इज एम्बेडेड। ये जो है ना मटेरियल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में एम्बेडेड रहता है तुम लोगों का क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल बोल रहा हूं तुम लोगों का, क्या नाम है? ग्रेना। ग्रेना के अंदर में रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, स्ट्रोमा कंटेन्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन। ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें बहुत सारा फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स भी रहते हैं और स्टार्च भी रहते हैं, याद रखना। ठीक है, समझ में आया? चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस हम लोग अभी अभी देख ही चुके हैं मोस्टली। क्या क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम सो कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, स्टोर प्लांट्स एंड फूड, स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड। ठीक है, 2 चीज हम लोग इससे पहले देख चुके हैं फंक्शन में। क्या क्या? सबसे पहला
फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट का मतलब ये स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करता है। ये दो चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तीसरा याद रखना, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है और डीएनए होता है। तो जिसके पास राइबोसोम होता है वो क्या करता है, खुद का प्रोटीन बनाता है। अभी तक हम लोग 3 चीज़ देख चुके हैं, एक प्लास्टिड, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक ठो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 जन के पास राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम है तो वो लोग खुद का बनाएंगे क्या, प्रोटीन, ठीक है। चलो दिखाई दे रहा है सबको, फिर भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग इसको। छोटा हो गया, चलो इससे ज़्यादा छोटा का जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं हम लोग वैक्यूल्स क्या होता है। देखो वैक्यूल्स जो होता है ना, प्लांट में थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है और इसमें छोटे 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 कहीं कहीं एम्बेडेड रहता है। किसमें, एनिमल्स में, एनिमल सेल्स में, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन रहता है, बाउंडेड सैक्स मतलब कि फ्लूइड में रहेगा, बाउंडेड रहेगा सैक्स वगैरह टाइप से, सैक से, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल्स देन इन एनिमल सेल्स। बस पहले मैं बता दिया कि प्लांट में बड़ा रहेगा वैक्यूल्स, और एनिमल सेल्स में छोटा छोटा कहीं रहता है, ठीक है। तो द सेंट्रल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द प्लांट वॉल्यूम, अप टू 90%। जरूरी नहीं सब में पूरा 90% पूरा भर देगा वॉल्यूम, ठीक है। किसी किसी में कम भी रहता है, किसी किसी में ज़्यादा रहता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 50 से 90% तक का तुम लोगों का रहता है। क्या वैक्यूल जो रहता है वॉल्यूम जो कवर करेगा 50 से लेकर 90 तक का कवर करता है परसेंटेज, ठीक है, सेल का पूरा सेल का, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ अप टू 90% तक करता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स प्ले अ सर्टेन रोल इन सर्वाइवल। मतलब कि अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर याद रखना, अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, अलग अलग यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का वैक्यूल्स रहेगा और हर वो अलग अलग वैक्यूल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि एमेबा में रहता है एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है, वो क्या करेगा, फूड के सामने जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा और फूड को अंदर ले लेगा, ठीक है। कुछ रहेगा मतलब कि डाइजेस्टिव वैक्यूल, अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसको याद रखना, ठीक है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट से सराउंडेड रहते हैं। वैक्यूल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इन प्लांट सेल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसीलिए इसी के थ्रू माध्यम में स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब आउटर मोस्ट जो रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। ऑल्सो स्टोर एमिनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। स्टोरेज का भी काम करते हैं, क्या क्या एमिनो एसिड रहता है, शुगर रहता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड रहता है तुम लोगों का, और कुछ कुछ प्रोटीन्स भी रहता है, इसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्रिएट नहीं करता, याद रखना। प्रोटीन कौन क्रिएट कौन करेगा, बनाएगा कौन, बहुत सारे जिसमें इसमें राइबोसोम्स था, ठीक है, वो स्टोर करके रखता है। इन एनिमल सेल्स, इन अमेबा द फूड वैक्यूल्स हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है। अमेबा में फूड वैक्यूल्स रहते हैं और भी बहुत सारे वैक्यूल्स रहते हैं, तुम्हारा डिटेल्स में नहीं दिया, बट हायर स्टडीज में तुम लोग पढ़ोगे, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, फूड को इंजेक्शन में हेल्प करते हैं, यानी खाने में हेल्प करते हैं, किसका, अमेबा का, ठीक है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस में भी बहुत सारे हेल्प करते हैं, अलग अलग यूनिसेलुलर जो रहेंगे ऑर्गेनिज्म उनमें वाटर बैलेंस के लिए ये बहुत हेल्प करते हैं। कौन, तुम लोगों का वैक्यूल्स, वाटर बैलेंस याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। प्लांट सेल और एनिमल सेल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला, लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, चलो। प्लांट सेल जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, प्लांट सेल में। वैक्यूल्स आर बिग एंड लेसर इन नंबर। हाँ देखो, प्लांट सेल में जो होता है नंबर्स में कम होता है, एक ही ठो रहेगा, जैसे कि एक से ज़्यादा भी होता है लेकिन कम रहेंगे। प्लांट्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत सारे रहते हैं बट छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी ऑल एनिमल्स सेल हैव इट, मतलब कि सारा के सारा एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके सब एनिमल सेल में वैक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। प्लास्टाइड आर प्रेजेंट, प्लास्टाइड ऑलरेडी ऑब्वियसली रहेगा ना, क्योंकि इसमें किचन ऑफ द फूड है, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं ना, किचन ऑफ द प्लांट रहता है ना, इसी को तो बोलते हैं प्लास्टाइड। प्लास्टाइड एब्सेंट रहता है, एक्सेप्शन यूग्लेना बोल के एक एक्सेप्शन है, उसको याद रख लेना, छोड़ो, ठीक है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन
गोल्गी apparatus called simple distributed Golgi apparatus, ठीक है, called डिक्टियोसोम्स। अरे हम लोग एक ठो नाम दिए थे ना गोल्गी apparatus का अलग से, किसमें, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में क्या गोल्गी apparatus कहाँ का चित्र बितर रहता था, ठीक है, बट ये तो न्यूक्लियस के पास रहता था ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus, इसको हम लोग गोल्गी apparatus ही बोलते हैं, प्लांट के सॉरी न्यूक्लियस के सामने में लगे रहता था, ठीक है, बट ये कहाँ कहाँ बिखरे रहता था, तो इसीलिए हम लोग इसको नया नाम दिए थे जिसका नाम था डिक्टियोसोम्स, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का क्यों काम आता है भाई, देखो एक्चुअली में सेल डिवीजन का काम क्यों आएगा, हम लोग का कुछ सेल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कुछ बूढ़े होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं लोग, है ना, और कहीं जख्म वगैरह हो जाता है, इन सब चीज़ों में सेल का डिवीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में, जब हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग वगैरह पैदा होते हैं, नए बच्चे वगैरह जन्म लेते हैं, तो उस वक्त भी हम लोगों का सेल का डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट काम देता है। न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, बढ़ते हैं, जब इंसान बढ़ेंगे उस वक्त भी सेल डिवीजन होगा, क्योंकि इंसान बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल भी बढ़ेंगे ना, तभी तो डिवाइड होगा ना। ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, दूसरा ओल्ड वाला को रिप्लेस करने के लिए, ओल्ड वाला को मर जाता है तो फेंक देते हैं, डेड और इंजर्ड सेल्स, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। गैमेट्स वगैरह जानते हो तुम लोगों का, गैमेट्स फीमेल सेल में, फीमेल बॉडी में गैमेट्स बोलते हैं एग को, और मेल बॉडी में गैमेट्स बोलते हैं स्पर्म को, तो अलग अलग गैमेट्स है, ठीक है, क्लास 8 में तुम लोगों का चैप्टर में है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन के लिए ये सब का जरूरत पड़ता है, सेल डिवीजन का स्पेशली, ठीक है। सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस के थ्रू मतलब कि नया नया सेल बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस एंड म्योसिस, दो टाइप का मेन सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक म्योसिस होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया से इसका बड़ा सा मतलब कि बहुत इसका अच्छा सा हायर स्टडीज़ में जब करोगे तुम लोग, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़ा बड़ा इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डिफरेंस है, इतना को याद कर लो, एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इट इज़ एन इक्वल डिवीज़न, मतलब कि जब भी ये सेल डिवाइड होगा ना, ये एक सेल है ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है, सिंपल से डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वल डिवीज़न होगा, इसके अंदर में जो रहते हैं ना क्रोमोसोम भी इक्वल मात्रा में डिवाइड होंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो रहते हैं 23, तो यहाँ पे भी 23 रहेंगे, यहाँ पे 23 पेयर्स, ठीक है, 46 रहेंगे तो यहाँ 46, यहाँ 46, आराम से इक्वल डिवीजन होता है। बट इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि ये जो रहता है ना रिडक्शनल डिवीजन होता है, एक्चुअली ये 4 ठो बनता है, ये 2 ठो बनेगा और ये 4 ठो बनेगा, 1 से 4 बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और इसमें ना सब मान लो इसमें अगर 46 है तो इसमें 23 23 23 23 ऐसे करके बनेंगे, है ना, तो हाफ हो जाते हैं पहले वाले से, पेरेंट सेल से वो हाफ हो जाएंगे, ऐसे करके होता है सेल डिवीजन, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें 2 डॉटर सेल बनेंगे, इसमें 4 डॉटर सेल बनेंगे, याद रखना जिससे बन रहे हैं उसको बोलते हैं पेरेंट सेल या मदर सेल, ठीक है। और जो बन जाते हैं, जिस डिवाइड होने के बाद जो बन गए उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, जैसे कि मैंने बताया सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें मिलेगा, बट डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, यहां पर ही हाफ नंबर मिलेगा, आधा मिलेगा, ठीक है। अगर यहां पे 10 है, 10 क्रोमोसोम रखते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ये अगर 10 क्रोमोसोम रखते हैं तो यहां पर ही मिलेगा 5 5 5 और 5, ठीक है, समझ में आया। चलो, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज, मतलब कि ये जो है ना हेल्प करता है, तुम्हारा ग्रोथ में हेल्प करेगा, तुम्हारा इंजर्ड या डेड सेल्स वगैरह को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। कौन, तुम्हारा मायोसिस, ठीक है। और म्योसिस में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा, वही तो जाके रिप्रोडक्शन करते हैं ना, है ना। तुम्हारा क्या स्पर्म रहते हैं मेल का और ओवम रहते हैं या फिर एग रहते हैं फीमेल का, वही तो है गैमेट्स, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक यहां तक तुम्हारा सारा का सारा खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अरे भाई क्या हो गया, आ जाओ इधर, वापस जाएगा, चल इधर चल जाते हैं। प्लांट सेल हो गया,
सेल डिवीजन हो गया, जा हैंग हो रहा है। चलो देखते हैं, अब ये छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेते हैं। हु डिस्कवर द सेल, सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सेल का डिस्कवरी किया था? बहुत इजी है, कौन किया था? रॉबर्ट ह्यूक, है ना। सबसे पहले जो थे रॉबर्ट ह्यूक, जो माइक्रोस्कोप बनाए थे, है ना, पगला गए थे 1665 में, जहां तहां जो तो देख रहे थे, तो कॉर्क के थ्रू, एक कॉर्क में देखे थे, डेड सेल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर? कंट्रोल सेंटर इसको बोलते थे, न्यूक्लियस को, वही कंट्रोल करता है ना। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल, सॉरी, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सबसे पहला सेल का डेफिनेशन है ये, तो सेल को बोलते हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनेल, ठीक है सब कुछ, हाँ ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस किसको बोलते थे हम लोग बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ पावर या फिर एनर्जी, है ना। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? कौन सा है इसमें जो एनिमल सेल में नहीं रहता है? क्या था यार? वैक्यूल्स, सेल वॉल। विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? अच्छा, एनिमल सेल तो सेल वॉल, है ना। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं रहता, क्यों? क्योंकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, डेड सेल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में। द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? कौन था? स्लेडिन एंड सॉन, स्लेडिन एंड सॉन, दो जन थे जो कि सेल थ्योरी बताए थे, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, आहा, कौन था? वर्च्यू नामक प्राणी बोला था इसको। All cells comes from pre-existing cell was stated by वर्च्यू नामक प्राणी, है ना। चल रहे बेटा, सेल्फी ले ले। Which organelle is known as the suicidal bag? इसमें से किसको suicidal bag बोलते थे हम लोग? लाइसोसोम, है ना। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, है ना। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना हम लोग इसको। द लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, अच्छा इसको मैंने पढ़ाया नहीं बट इसका याद रखना, हम लोग प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं। तुम लोग जो न्यूक्लियस बोल सकते हो, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स और सेल ऑर्गन्स जो भी है सबके सब लिविंग ऑर्गन्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गन बोल रहा हूँ, लिविंग सब्सटेंस के अंदर में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा सेल ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। हर वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन? कौन पैकेजिंग में हेल्प कर रहा था? जो कि न्यूक्लियस के साथ सटा हुआ था, गोल्गी apparatus। हु कंट्रोल्स द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट? कौन शेप को कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल, द आउटर मोस्ट प्लांट सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल है ना। अगर एनिमल सेल में बोलता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता, ठीक है। द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इनसाइड द सेल इज, कौन सा ऑर्गेनेल डाइजेशन का डाइजेशन करता है? तुम लोगों का लाइसोसोम्स, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द सेल ऑर्गेनेल दैट स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन से रखता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है किससे? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए के अंदर में क्या होता है? जीन्स। जीन्स जो है हेरिडिटरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड तुम लोगों का था फैट ग्लोब्स था ना। तो लिपिड और फैट ग्लोब्स, फैट तो है नहीं तो लिपिड से याद रखना। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल, है ना। विच ऑर्गेनेल इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड? कौन सा ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? ठीक है। राइबोसोम तो है नहीं, राइबोसोम वो था
ये भी नहीं है गोल्गी एपिथेलियम, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, है ना, एक बाहर में जो था जो पूरा प्लेन था और एक अंदर में ऐसा 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 करके क्या बोलते हैं इसको, फोल्डेड फॉर्म में था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा बना हुआ रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन के थ्रू। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट होगा इज कॉल्ड, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल, ठीक है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, एंट्री कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। अगर एंट्री कर रहा है तो एंडोस्मोसिस और एग्जिट कर रहा है तो एक्सोस्मोसिस। एग्जिट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, सेम टू सेम आ गया, एक्सोस्मोसिस, उसका जस्ट ऑपोजिट एक्सोस्मोसिस, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, सेल वॉल नहीं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, कौन सा साइंटिस्ट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, वो था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। रॉबर्ट हुक तो ये किया था ना, क्या बोलते हैं, सेल का डिस्कवरी किया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो था न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ट्रैक्ट्स आर, वो होगा जीन्स, डीएनए के अंदर में क्या रहता है, जीन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कौन सा इसमें सिंगल सेल, मैंगो ट्री, अरे बाबा ट्री नहीं होगा, मैन नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, होगा तुम लोगों का अमीबा, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा सेल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है ओव्यूम, ठीक है। यहां तक हुआ आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। जितना हो सका मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उसको शॉर्ट्स करा देने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।